हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रॉयल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं अपना पहला वीडियो सब ऑफिसर्स कोर्स की कोचिंग के संबंध में, जो रिक्रूटमेंट के संबंधित है, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो सिलेबस है सब ऑफिसर कोर्स का वो डिस्कस करूँगा। तो सब ऑफिसर कोर्स का जो सिलेबस है उसमें जो भी फायरमैन्स कोर्स का सिलेबस है वो तो इंक्लूड है ही है। उसके अलावा जो सब कोर्स के जो सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं वो विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस सब ऑफिसर कोर्स के संबंध में। तो ये जो कोर्स है ये फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सब ऑफिसर या एएफओ बोलते हैं, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। इसको हम लोग जो है सब ऑफिसर्स भी बोलते हैं। तो ये कोर्स सिलेबस है जो कि रिक्रूटमेंट से संबंधित है। सब अफसर का जो कोर्स है या एएफओ का जो कोर्स है, जिस कोर्स को हम करते हैं, उसका सिलेबस तो और भी बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट इसमें से लिए गए हैं जो कि सब अफसर कोर्स में आपको भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, और ये जो सिलेबस हमने लिया है 2015-16 की भर्ती के सिलेबस से। और अगर इसके सिलेबस का जब नया आता है उसमें कोई चेंजेस अगर होते हैं तो जो सब्जेक्ट नए आएंगे उसको हम जोड़ लेंगे, और जो सब्जेक्ट जो इसमें नहीं होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। तो अभी हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं 2015-16 का जो सिलेबस था सब ऑफिसर एएफओ का रिक्रूटमेंट का, वही सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट इसके अंदर है वो है फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अभी फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम क्या होता है? फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम आर डिजाइन टू डिस्कवर फायर अर्ली इन देयर डेवलपमेंट स्टेज व्हेन टाइम विल स्टिल बी अवेलेबल फॉर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंट्स। इसका मतलब ये है कि फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम जब आग स्टार्ट हुई है, डेवलपमेंट स्टेज में ही है, उस समय में हमें सफिशेंट समय मिल जाता है। अगर हमें जल्दी से वार्निंग मिल जाती है कि फायर लगी हुई है, तो जो भी बाई प्रोडक्ट होते हैं फायर के, जैसे कि धुआं है, स्मोक है, लाइट है, फ्लेम है, या जो है कोई दूसरे तरह के रेडिएशंस हैं, उनको सेंस करके एक अर्ली वार्निंग दी जाती है, जिसकी सहायता से हमें मालूम चलता है कि कहाँ पे आग लगी है और तुरंत इसके लिए रिस्पॉन्स किया जाता है। तो ये फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम जो है ये बहुत ही एलाबोरेट सब्जेक्ट है, जिसमें कि मेन उद्देश्य होता है प्रिवेंशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब हमें आग की जल्दी सूचना मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, सही जगह पे रिस्पॉन्स करते हैं और आग को जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो भी इवैक्यूएशन प्रोसीजर होता है उसको किया जाता है। तो प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जल्दी आग की सूचना प्राप्त होने से हम क्या करते हैं कि हमारी जो है प्रॉपर्टी की जो है बचत होती है और लाइफ का बचत होती है। इसके बाद में है डायरेक्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर। सही जगह पे एग्जैक्टली कहाँ आग लगी है उस भवन के पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से कि हमें फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम से सूचना प्राप्त हुई है, उसको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो है फायर की सूचना प्राप्त होने पे एग्जैक्टली फायर कहाँ लगी होती है इसका पता करने में काफ़ी समय लग जाता है, और जैसे जैसे समय पास होता जाता है वैसे वैसे जो है आग बढ़ती जाती है। इसलिए जो है हमें फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम से ये सब बातें भी मालूम चलती है। वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एफडीए सिस्टम। अभी एफडीए सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको विस्तार से पढ़ा जाता है। फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम के अंदर जो डिटेक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला है फायर अलार्म पैनल। फायर अलार्म पैनल एक ऐसी जगह पर लगाया जाता है जो राउंड द क्लॉक मैन्ड होता है। 24 घंटे वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है, और जिस जगह पे फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम लगाया जाता है वहाँ पे जितने भी फायर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के फायर डिटेक्टर्स होते हैं। स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, रेडिएशन डिटेक्टर होते हैं, ड्यूअल तरह के जो है डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, गैस डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, ये सभी सिस्टम होते हैं। उसके बाद में जो है मैनुअल कॉल पॉइंट्स लगे हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल के लिए जो सिग्नल्स देने के लिए जो है अलार्म्स वगैरह होते हैं। ये सभी सिस्टम मिलके जो है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जिसको हम एफडीए सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये एएफओ सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट है, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। दूसरा सब्जेक्ट है कॉजेज ऑफ फायर एंड आर्सन फायर। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और हीट या ताप। ये हीट और ताप जो है हमें किस सोर्स ऑफ इग्निशन से मिलता है, किस सोर्स से मिलती है एनर्जी, इसके बारे में विस्तार से हम बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमको
इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से जो है वो हीट मिल सकती है, कोई वेल्डिंग से, कटिंग से, हॉट वर्क से मिल सकती है, कोई नेकेड फायर से मिल सकती है, सूरज की गर्मी से मिल सकती है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इग्निशन जो भी है, फायर के जो भी कॉजेज हैं, कारण हैं, वो हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो है आर्सन क्या होता है, तो आर्सन क्या होता है बेसिकली इज ए क्राइम ऑफ विलफुली एंड मैलिशियस फायर। कोई भी इंटेंशनल फायर, जानबूझ के लगाई हुई आग जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से लगाई जाती है, उसको बोलते हैं आर्सन। और ये आर्सन फायर जो है आग लगने का एक कॉज है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही विस्तृत है, जिसके अंदर कि हम कॉमन मोटिव बेसिकली इसके अंदर जो है इंश्योरेंस फ्रॉड वगैरह होती है इसमें, और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर। आग जब लगती है तो आग बुझाने वाले आदमी, आग का धुआं कैसे है, आग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किधर से फैल के कहाँ तक गई है, तो ये सभी सिचुएशंस को हम देख के जो है आग का पता लगाते हैं। और आर्सन फायर है कि नहीं है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट कॉजेज ऑफ फायर, साथ में आर्सन फायर, ये इस सब्जेक्ट का विषय वस्तु है। अगले सब्जेक्ट के रूप में फायर ड्रिल इन इंडस्ट्रीज। अभी फायर ड्रिल बेसिकली क्या होती है, फायर ड्रिल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्क प्लेस फायर सेफ्टी। कोई भी वर्क प्लेस है, कोई भी काम करने का स्थान है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, शॉपिंग मॉल हो, कहीं पे भी कोई आदमी काम करता है, तो वहाँ पे फायर ड्रिल करने से बेसिकली हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पे किस प्रकार की आग होती है, उसको कैसे बुझाया जाता है। तो फायर ड्रिल जो है क्या मदद करती है, हेल्प्स प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ टू रेस्पॉन्ड क्विकली, कामली एंड सेफली। उस भवन में, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों को अगर फायर ड्रिल का रेगुलर अभ्यास करवा दिया जाता है तो आग लगने पे वो जल्दी से, तेज़ी से, शांतिपूर्वक तरीके से और सेफली, सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से काम करेंगे, ये बातें हम फायर ड्रिल में सीखते हैं। और फायर ड्रिल का जो है लगातार अभ्यास करने से जब कभी भी एक्चुअल फायर लगती है तो लोग बाग जो है आसानी से उस पर काम कर पाते हैं। और उसके बाद में जो है रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज रेस्पॉन्डिंग टू द फायर ड्रिल। अभी जब फायर ड्रिल होती है तो बहुत सारी एजेंसीज उसमें काम करती है। उसमें जो है फायर डिपार्टमेंट काम करता है, उस बिल्डिंग में रहने वाले जो है फायर मार्शल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट काम करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट काम करता है, पुलिस या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो वो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है एक तो इवैक्यूएशन ड्रिल इंपॉर्टेंट होता है, भवन को सुरक्षित किस प्रकार से खाली किया जाए। आग की सूचना मिलने पे या किसी भवन में, किसी इंडस्ट्री में जब फायर अलार्म बजती है तो उस फायर अलार्म को रेस्पॉन्ड करके उस भवन में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से उस भवन को सुरक्षित रूप से इवैक्यूएट करते हैं, खाली करते हैं। आने के बाद में वो जो है एक असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, उनका हेड काउंट किया जाता है और इस प्रकार से वो इवैक्यूएशन ड्रिल का लगातार अभ्यास करने से लोगों को वहाँ पे ये पता चलता है कि आग लगने पे काम किस प्रकार से करेंगे, बेसिकली कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती है। और मॉक ड्रिल का मतलब होता है बेसिकली कि एक्चुअल फायर सिचुएशन के ऊपर आग लगने पे उस आग को किस प्रकार से बुझाया जाएगा वो बुझा के देखते हैं, आग लगाते हैं, आग लगा के जो है उसको बुझाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करने के बाद में उनको बुझाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक विस्तृत सब्जेक्ट है जो कि फायर ड्रिल इन इंडस्ट्रीज़ के रूप में पढ़ा जाएगा। अगला सब्जेक्ट इसका है डस्ट एक्सप्लोजन। डस्ट एक्सप्लोजन बेसिकली जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन द एयर, वायुमंडल में ज्वलनशील पदार्थ के बहुत ही फाइन कण डस्ट के रूप के अंदर जो है सस्पेंड रहते हैं। और जब कभी भी कोई भी इग्निशन सोर्स इनको मिल जाता है तो ये बहुत तेज़ी से इसमें जो है फायर लगती है विद साउंड एंड फ्लैश, जिसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिसको हम चूँकि ये डस्ट की वजह से होता है इसलिए इसको हम डस्ट एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये डस्ट एक्सप्लोजन जो है क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या कंपोनेंट उसमें चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, डस्ट एक्सप्लोजन का प्रोटेक्शन क्या क्या है, ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़ी जाती है। तो ये अगला सब्जेक्ट है सब ऑफिसर कोर्स का रिक्रूटमेंट के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे डस्ट एक्सप्लोजन। अगला सब्जेक्ट के रूप में फायर प्रिवेंशन एंड डिज़ाइन एक्सरसाइज। फायर प्रिवेंशन बेसिकली होता है इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिव स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द फायर हैजर्ड so that the fire does not have a chance to ignite। हम आग को लगने के लिए जो भी कारण होते हैं, जो भी फायर हैजर्ड्स वहाँ अवेलेबल होते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। उससे होता है कि आग लगने की जो संभावनाएं हैं उनको हम कम करते हैं।
अगर किसी भवन में, किसी इंडस्ट्री में आग लगने की कई संभावना है, जैसे मान लीजिए एक आदमी वेल्डिंग, कटिंग या हॉट वर्क करता है, तो हॉट वर्क की वजह से किन किन कारणों से आग लगने की संभावना है, अगर उन संभावित कारणों का पहले से पता लगा लिया जाए, उन संभावित कारणों को रिमूव कर दिया जाए जहाँ तक हो सके। अगर नहीं रिमूव कर सकते हैं तो उसके जो है काउंटर प्रोटेक्शन मेजर्स जो है ले लिए जाएँ, तो वो जो है उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर बिना प्रोटेक्शन लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फायर सेफ्टी जो डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम आग लगने के ऊपर किसी भी भवन के अंदर आग किस प्रकार से फैलेगी, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम डिज़ाइन एक्सरसाइज बोलते हैं। और इसके अंदर जो है भवन के निर्माण के साथ ही फायर प्रोटेक्शन चालू हो जाता है। भवन जो है किस प्रकार की बिल्डिंग मटेरियल से बनाया जाएगा, उसकी डिज़ाइन किस प्रकार से होगी, उसमें वेंटिलेशन कैसे होगा, लाइटिंग सिस्टम कैसे होंगे, और जो है स्प्रेड ऑफ फायर को कैसे चेक किया जाएगा, फायर डोर्स कैसे लगाए जाएंगे, वेंटिलेशन सिस्टम कैसे होगा, ये सभी चीज़ें भी जो है डिज़ाइन पैरामीटर्स में आएंगी। तो ये भी बड़ा सब्जेक्ट है फायर प्रिवेंशन एंड डिज़ाइन एक्सरसाइज, जो कि सब ऑफिसर कोर्स के सिलेबस में है। और कई सब्जेक्ट इसमें ऐसे भी हैं, जैसे ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि फायर सब ऑफिसर के कोर्स का जो सिलेबस था उसमें नहीं थे। तो इन सब्जेक्टों को हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अंदर। अगले सब्जेक्ट के रूप में है फायर प्रिवेंशन लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कोई नियम और कानून। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे नियम कानून हैं जिनके अंतर्गत हम आग को बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं वो हम पढ़ते हैं। वो बहुत सारे नियम कानून, कौन कौन से नियम कानून हैं, उन सबको जो है इसमें पढ़ा जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेशन, फायर प्रिवेंशन लेजिस्लेशन। प्रिवेंशन का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि आग से बचने के तरीके, आग ना लगे उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है, गैस लॉज हैं। तो इन सब लेजिस्लेशंस को इसमें पढ़ा जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल, आप सभी को पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। वो ह्यूमन बॉडी पे जो है एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो कौन कौन से जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उनसे जो है निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रोटेक्शंस हैं, यही सब बातें इस सब्जेक्ट में पढ़ी जाएगी। और ये जो है आम तौर पे जो एटॉमिक एनर्जी की प्लांट्स हैं, हैवी वाटर के प्लांट्स हैं, इन सब प्लांटों में रेडियो एक्टिव मटेरियल कई बार जो है बहुत सारे कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल काम में लिए जाते हैं, एक्सरेज वगैरह में, दूसरी चीज़ों में। तो इन सब की स्टडी इसमें की जाएगी। एक्सप्लोजिव्स मटेरियल, हमारा जो हैज़ार्डस गुड्स है उसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, उनमें एक्सप्लोजिव्स मटेरियल्स भी हैं। और इनका क्लासिफिकेशन ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें आती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनके हैज़र्ड्स हैं, इनसे आग लगने के या एक्सप्लोजन होने के क्या क्या संभावना है, ये सभी चीज़ें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स में पढ़ी जाएगी। मेनली इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। NFPA, अभी बहुत सारे सवाल जो है पिछले पेपर के अंदर NFPA कोड से आए थे। NFPA का फुल फॉर्म है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो है बेसिकली अमेरिका की है, जहाँ पे कि इसके बहुत सारे कोड बनाए गए। कोड का मतलब है बहुत सारे नियम कानूनों को एक कोडिंग दे दी गई है जो कि रिलेटिंग टू फायर सेफ्टी, अग्नि सुरक्षा से संबंधित जितने भी कोड्स हैं वो अमेरिकन कोड्स हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के, जिनको NFPA कोड भी बोलते हैं हम। इससे संबंधित जो है बहुत सारे सवाल जो है हमारे उसमें आते हैं। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, सभी को याद करना तो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट NFPA कोड मैं वैसे आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। और जो चुनिंदा NFPA कोड है जो आमतौर पे पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अगले सब्जेक्ट के रूप में है NBC पार्ट 4। NBC का फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4। हमारे देश में नेशनल बिल्डिंग कोड के रूप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसके 16-17 पार्ट्स हैं। और उसमें पार्ट 4 बेसिकली डील्स विद द फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ प्रीमाइसेस। तो इसके अंदर जो है भवनों में क्या क्या फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्या क्या लाइफ सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस होने चाहिए, प्रोटेक्शंस होने चाहिए, ये सब बहुत ही विस्तार से दिया गया है। इसमें भवनों का क्लासिफिकेशन किया गया है, भवन कितने प्रकार के होते हैं, बिल्डिंग्स कितने प्रकार की होती है, और प्रत्येक प्रकार की बिल्डिंग जो है उनके अलग अलग तरह की जो हाइट है उसके अनुसार उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं उनमें विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे
क्या क्या फायर प्रोटेक्शन वगैरह इसमें होता है। अगला सब्जेक्ट है BIS स्टैंडर्ड। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये जो है इंडियन स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, BIS का मतलब है भारतीय इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्पेसिफिकेशन। इसमें जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से और सिस्टम से संबंधित स्टैंडर्ड्स हैं। इस पर भी बहुत सारे सवाल पीछे पूछे गए हैं, और इन सभी को हम कोडिफाई कर देंगे। इसकी लिस्ट अपने पास में है, वो आपको दे दी जाएगी, और जो खास इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं BIS के वो आपको बताए जाएंगे। इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके सब ऑफिसर के कोर्स में हैं। अब हम बात करेंगे कि फायरमैन का जो सिलेबस है, जो कि सब ऑफिसर के कोर्स में भी इंक्लूड है। उसमें लिखा हुआ है कि फायरमैन का सिलेबस प्लस ये एडिशनल सब्जेक्ट। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फायरमैन के सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसमें भी दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं, जो आपने फायरमैन या सब ऑफिसर के कोर्स में पढ़े हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो उन सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें अभी है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फायरमैन के सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको सब ऑफिसर के सब्जेक्ट में भी वो पूछे जा सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये है फायरमैन कोर्स सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट। भर्ती के लिए जो फायरमैन का सिलेबस है वो भी AFO या असिस्टेंट फायर ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए वो सिलेबस है। इसके अंदर इस सिलेबस में सबसे पहले जो है केमिस्ट्री ऑफ कंबशन, फायर पंप, फायर रिस्क इन इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, ये सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आप सब ऑफिसर में भी पढ़ चुके हैं, और फायरमैन के सिलेबस में भी ये सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपके AFO के रिक्रूटमेंट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जो कि आप पहले से पढ़ भी चुके होंगे। हम इनको भी आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो है होस फिटिंग, पोर्टेबल अप्लायंसेस। पोर्टेबल अप्लायंसेस में बेसिकली जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद में साल्वेज, लैडर। तो ये वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि फायरमैन के और AFO के सिलेबस में हैं, और ये आपके रिक्रूटमेंट के सिलेबस में भी होंगे। अब ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फायरमैन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एडिशनल सब्जेक्ट है, और ये एडिशनल सब्जेक्ट AFO के सिलेबस में भी होंगे। फायर ड्रिल इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सिलेबस भी फायरमैन के सिलेबस में है, ये सब्जेक्ट भी। इसके बाद में है फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन का मतलब है फायर हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनसे बचना। फायर प्रोटेक्शन का मतलब है फायर फाइटिंग सिस्टम जो कि किसी भी भवन में लगाया जाता है। इसके बाद में हैजर्डस गुड्स। हैजर्डस गुड्स का मतलब होता है कि वे खतरनाक पदार्थ जो कि कहीं पे भी उपलब्ध होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है, वो सब चीज़ इसमें आएगी। इसके बाद में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन नेशनल बिल्डिंग कोड से लिया जाएगा, और उसमें कितने प्रकार के भवन होते हैं, उनमें क्या क्या फायर प्रोटेक्शंस होते हैं, ये सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। इसके बाद में जो अगले जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है इनफ्लेमेबल लिक्विड, वेपर एंड गैस। आग के लिए जो बहुत ही खतरनाक पदार्थ है वो है लिक्विड, वेपर एंड गैस। वेपर का मतलब होता है वाष्प। तो ये पदार्थ कैसे होते हैं, इनमें आग लगने की क्या संभावना है, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद में लाइटिंग एंड हीटिंग सिस्टम। किसी भी भवन में जो है प्रकाश के लिए और हीटिंग के लिए क्या सिस्टम लगे होते हैं, इनके संबंधित जानकारी इसमें पढ़ी जाएगी। और मीन्स ऑफ एस्केप। मीन्स ऑफ एस्केप का मतलब है किसी भी भवन से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते उपलब्ध हैं, इनसे संबंधित बातें जो हैं मीन्स ऑफ एस्केप में पढ़ी जाएंगी। और ये सब्जेक्ट भी AFO के सिलेबस में होगा रिक्रूटमेंट के लिए। और लास्ट में जो है एक सब्जेक्ट और है जिसमें वाटर सप्लाई की, पानी की जो सप्लाई है वो अग्निशमन के लिए कौन कौन सी होती है, कौन सी रिलायबल वाटर सप्लाई है,
उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, ग्राउंड वाटर होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, ये सब चीज़ें उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, उन सबको किस प्रकार से जो है रखा जाता है, मेंटेनेंस कैसे की जाती है। इसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग, कई तरह की जो है रिपोर्ट्स लिखी जाती है, फायर कॉल रिपोर्ट्स होती है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती है, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो कैसे लिखी जाती है, वो सब बातें इसमें आएंगी। इसके बाद में है वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब है किसी भी भवन में जब आग लग जाती है तो वहाँ पे धुआं, हीट, गर्मी, गैसें इकट्ठी हो जाती है, उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, ये सब बातें जो है वेंटिलेशन सिस्टम में होती हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट जो मैंने अभी डिस्कस किए, ये सभी सब्जेक्ट हैं फायरमैन के सिलेबस के सब्जेक्ट हैं, जो कि एएफओ के सिलेबस में भी हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिला के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको जो है इस ऐप के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चनियर दूंगा, एक 20 सवाल का मैंने क्वेश्चनियर तैयार किया है, जो कि आपको ये इवेल्यूएट करने में मदद करेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ये 20 सवाल आप तैयार हो जाइए इसको करने के लिए। एक कागज़ के अंदर आप 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिख लीजिए। जैसे जैसे जो है यहाँ पे पेपर क्वेश्चन आएंगे आप उनको अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। ये वही सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि 2015-16 की भर्ती के पेपर से लिए गए। तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड कितना हाई होता है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग नहीं करते तो इन सवालों को करना मुश्किल है। तो देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं जिसमें कि आपको करने की आवश्यकता है। अभी आपको 2015-16 के जो पेपर्स हैं उससे निकाले गए लगभग 20 सवाल जो अभी आपको प्रैक्टिस के रूप में करने हैं, ताकि आपको अपना पढ़ाई का स्टैंडर्ड मालूम चल जाए, आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड मालूम चल जाए। वे क्वेश्चन जो हैं कहीं से हमने नए नहीं बनाए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हैं वही क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम एक सवाल देंगे जो कि सॉल्व एग्जाम्पल है, ताकि आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार से सवाल आएंगे और किस प्रकार के आपको उसको जवाब देना है। आपको एक कागज़ पे 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखने हैं, एक एक सवाल आता जाएगा नंबर से, और आपको उसका जो है ऑप्शन A, B, C, D में से कोई देना है। बाद में इसकी क्वेश्चन आंसर शीट दी जाएगी ताकि आप चेक कर सकें कि आपके कौन कौन से सवाल सही हैं। अगर आपके 60% तक सवाल सही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी कुछ कुछ ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम, चाहे वो फायरमैन का हो चाहे वो एएफओ को हो, आप क्लिक कर पाएंगे। तो देखते वो क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। पहला सवाल है कि वंस इन हाउ मैनी ईयर्स द रिफिलिंग शुड बी डन फॉर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या जल प्रकार के अग्निशामकों को कितने वर्षों में दोबारा भरा जाना चाहिए। इसके जो है आपके पास में 4 ऑप्शन है, 2 साल में, 5 साल में, 3 साल में या 4 साल में। अभी इसका आंसर जो है वो है आपके सामने ए का मतलब है 2 साल में। तो आपके क्वेश्चन भी इसी तरह से आएंगे और इसी तरह से 4 ऑप्शन होंगे। आपको अपने कागज़ में जहाँ पे आपने 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं उसमें ABCD में से ऑप्शन जो आपको सही लगता है आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके सवाल को इवेल्यूट करके अपने कागज़ में लिखना है। लास्ट में आपको आंसर शीट मिलेगी जिससे कि आप इवेल्यूट कर पाएंगे कि आपका कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है, और किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चंस अभी आते हैं इसमें, ये आप देख पाएंगे। आप पढ़ें और समझें सवाल को और अपने कागज़ में ABCD में से कोई एक ऑप्शन लिखें। आपको लगभग जो है 30-35 सेकंड का या 40 सेकंड का समय मिलेगा इसको करने के लिए। आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ सवाल को। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर वाइल फ्यूलिंग ए ऑटोमोबाइल इज़ ड्यू टू। किसी वाहन में ईंधन भरते समय आग लगने की संभावना किन कारणों से है। 4 ऑप्शन हैं, स्टैटिक प्रेशर, एक्सपोज्ड फ्यूल, टेम्परेचर ऑफ व्हीकल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने पुराने पेपर्स किए हुए होंगे, हो सकता है वो आसानी से इनको कर पाएंगे।
आप अपने पास दिए गए कागज़ में एक नंबर क्वेश्चन के आगे इन तीनों में चारों में से एक ऑप्शन लिख लें। लास्ट में आपको आंसर की मिलेगी जिससे आप मैच कर पाएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? फोम टाइप की अग्निशामक का कलर कोड क्या है? चार ऑप्शन हैं, एम्बर्ल्ड ग्रीन, पेल क्रीम, फ्रेंच ब्लू, सिग्नल रेड। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, आप देख लें, पढ़ें इसको, देखें, समझें और अपने कागज में 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर के रूप में जो भी सही समझते हैं आप उसको लिखें। अगला सवाल, विच फैक्टर डिसाइड्स द विड्थ ऑफ एग्जिट्स? ये मीन्स ऑफ एस्केप का सवाल है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एग्जिट की या बाहर निकलने की निकास मार्ग की चौड़ाई को निर्धारित करता है। चार ऑप्शन इसमें, ऑक्यूपेंट लोड, मटेरियल इन द बिल्डिंग, फ्लो एरिया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगला सवाल, 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन किसके इक्वलेंट है? चार ऑप्शन है आपके पास में, 100 डिग्री, -273 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस या 270 डिग्री सेंटीग्रेड। चारों में से एक ऑप्शन सही है। अपने दिए गए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NFPA कोड यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर वाटर पंप? मैंने आपको बताया था NFPA से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये NFPA कोड के नंबर्स है, NFPA 25, NFPA 22, NFPA 20, NFPA 23। तो जो फायर पंप होते हैं उनकी स्थापना के लिए NFPA का कौन सा नियम, कौन सा कोड जो है लागू होता है? चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है आपने। अपनी आंसर शीट में जो है 5वें क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो भी कोड आप समझते सही है उसका नंबर डाल लें। अगला सवाल, द फायर ड्रिल्स डज विच ऑफ द फॉलोइंग? ये फायर ड्रिल से सवाल है। अभी हमने फायर ड्रिल के बारे में डिस्कस किया था, फायर ड्रिल क्या होती है। इनमें चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ें आप। पहला है हेल्प एम्प्लॉयर टू रेस्पॉन्ड क्विकली, कामली एंड सेफली। दूसरा है हेल्प एम्प्लॉयज़ टू रेस्पॉन्ड क्विकली, कामली एंड सेफली। तीसरा है हेल्प एम्प्लॉयज़ टू टेक अबाउट फायर। चौथा है हेल्प एम्प्लॉयज़ टू एक्टिवेट द फायर अलार्म। चारों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है इस पर निशान लगाएं आप। अगला सवाल, व्हाट इज़ द ओशा स्टैंडर्ड्स फॉर इमरजेंसी एक्शन प्लान? अभी ये जो स्टैंडर्ड्स हमने बात की थी उसमें हमने BIS के कोड देखे थे, NFPA के कोड देखे थे, नेशनल बिल्डिंग कोड देखा था पार्ट 4। अभी एक और स्टैंडर्ड ओशा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 ABCD। कोई एक सही है। कौन सा सही है इस पर निशान लगाना है। यानी कि AFO के सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसमें कहीं पे भी ओशा स्टैंडर्ड नहीं लिखे हुए थे, लेकिन ओशा स्टैंडर्ड से संबंधित सवाल भी इसमें पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग सर्किल ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? भारतीय मानक संहिता के अनुसार आपातकालीन बचाव परिचय या वाहन का टर्निंग सर्किल कितना होता है? अलग अलग आंसर से ऑप्शंस हैं, 18 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। कोई एक सही है इनमें से, जो सही है उस पर निशान लगाएं आप।
और टर्निंग सर्किल क्या होता है, जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो कम से कम कितने डिस्टेंस से उसको मोड़ा जा सकता है, वही इसमें पूछा गया है। उसी को बोलते हैं टर्निंग सर्किल। जो रेडियस होता है वो कितना होता है। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ लेगून्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट एनिमल वेस्ट फ्रॉम डेविज एंड पिग फॉर्म्स। ये जो सवाल है बहुत ही इररिलेवेंट सवाल है फायर सिस्टम से संबंधित। अग्निशमन के सवालों में डेवी फॉर्म या सुअर के फॉर्म से निकलने वाला अपशिष्ट को किस प्रकार के लेगून में इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। फैकल्टेटिव, एनाएरोबिक, नेचुरली एरोबिक और एरोबिक, चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी आप सही समझते हैं उस पर निशान लगाएं। इस सवाल का फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी सवाल पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने ऐसे सवालों का चुनाव किया है ताकि आपको मालूम चल सके कि इसमें किस किस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन एस्बेस्टस सीमेंट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अभी ये भी सवाल बहुत इररिलेवेंट है कि सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री के रूप में जो है कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है। उसमें चार ऑप्शन है, एम्फीबियोल, कोसिडोलाइट, एमोसाइट एंड क्रायोसोलाइट। ये मटेरियल कौन से हैं? ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो एस्बेस्टॉस के बिल्डिंग प्रोडक्ट होते हैं इनको रीइंफोर्स करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए डाला जाता है। वैसे सवाल जो है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का है। जो भी ऑप्शन आप समझते हैं सही है उस पर निशान लगाएं। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईपी? पीईईपी, पी बोलते हैं इसको। इसमें पर्सनल इक्विपमेंट एंगेजमेंट पहला ऑप्शन है, दूसरा है पर्सनल इक्विपमेंट एंड आइस प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन के रूप में पर्सनल इमरजेंसी एग्जिट प्लान, और चौथा है पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। आप देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है आपको, और जो ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अगेंस्ट में आप चारों में से ABCD में से जो ऑप्शन सही लगता है उस पर निशान लगाएं, लिखें उसको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग NFPA कोड डील्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर? पिछली बार जो NFPA कोड का जो सवाल आया था वो था कि पंप का इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा NFPA कोड है। यहाँ पे है फायर एक्सटिंग्विशर्स के NFPA कोड कौन कौन से है, NFPA 4, 5, 8, 10। कोई एक सही है इनमें से, जो सही आप समझते हैं उस पर निशान लगाएं। NFPA कोड नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन से संबंधित कोड्स हैं, जो अमेरिकन कोड्स हैं। तो ये भी आपको सवालों के रूप में पूछे जाते हैं। ये दूसरा सवाल है जो पूछा गया है। इवन फायरमैन के पेपर में भी पूछा गया है। AFO में तो पूछा ही गया है, फायरमैन में भी पूछा गया है। अगला सवाल, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इट्स वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस अबाउट। जब पानी को वाष्प से लिक्विड से वाष्प में बदला जाता है तो वो कितना गुना फैल जाता है। चार ऑप्शन है, 500 टाइम, 100 टाइम्स, 1600 टाइम्स और 1045 टाइम्स। इनमें से कोई एक सही है। कौन सा सही है उस पर निशान लगाएं या वो नंबर लिखें ABCD। सवाल है कि जब पानी को वाष्प में तब्दील किया जाता है, बदला जाता है, तो वो कितना गुना ज़्यादा फैल जाता है, कितना गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यही सवाल है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंडक्टेड फॉर द स्टाफ दोज हु हैव एक्सपोजर टू वेल्डिंग फ्यूम्स, substances associated with occupational asthma, exposure to asbestos dust। जो व्यक्ति वर्क प्लेस पे इन चीज़ों से एक्सपोजर होता है
जैसे कि वेल्डिंग के फ्यूम से या ऑक्यूपेशनल अस्थमा जिनको होता है काम के स्थान पे अस्थमा होने की वजह, या एक्सपोजर टू एस्बेस्टस डस्ट, उनके लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट किया जाता है? ये भी सवाल बहुत इरेलेवेंट टाइप का है, फायर प्रोटेक्शन से संबंधित डायरेक्टली नहीं है, बट पूछा गया है। 4 ऑप्शन है इसमें, ऑडियोमेट्री, स्पाइरोमेट्री, एक्सरे और ईसीजी। इनमें से कोई एक टेस्ट होता है जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको फ्यूम्स या डस्ट वगैरह से वो एक्सपोज होते हैं। अगला सवाल, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज द रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर द वर्क फॉर एग्जाम्पल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कैलिब्रेटेड स्केल्स, प्रिसिशन मैकेनिज्म एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे स्थानों पे काम करने की जगह पे लाइट का लेवल क्या होना चाहिए? लाइट को नापने की इकाई है लक्स, और ये लक्स के अंदर जो लाइटिंग का लेवल पूछा गया है कि वर्क प्लेस पे जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से संबंधित काम होता है, या स्केल्स का नापजोक होता है, या बहुत ही प्रिसिशन मशीनरीज होती है या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका कैलिब्रेशन वगैरह होता है, उसमें कितनी लाइट होनी चाहिए? जो 400, 600, 700 या 1000 लक्स, इनमें से चारों में से एक आंसर सही है। आप देखें, पढ़ें, समझें, और ये लाइट एंड वेंटिलेशन जो सब्जेक्ट आपका है उससे लिया गया है, जबकि ये जो सब्जेक्ट लाइट एंड वेंटिलेशन है ये आपके सब ऑफिसर के पोस्ट में नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट के सिलेबस में है, वहीं से सब्जेक्ट लिया गया है कि लाइट का लेवल कितना होना चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगला सवाल, pollution due to the discharge from a sewage treatment plant directly into water body is called। अभी ये भी जो सवाल है इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेवेंसी फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग से नहीं है, फायर के सब्जेक्टों से नहीं है। इसमें लिखा गया है कि पॉल्यूशन जो होता है जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल देते हैं तो उस प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, ग्राउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। कोई एक सवाल सही है इसमें से, एक आंसर सही है, कौन सा है उस पर आप निशान लगाएं। तो आप समझ लीजिए कि एएफओ के एग्ज़ाम के जो सवाल हैं उसका जो लेवल है इस प्रकार से है, ये पुराने क्वेश्चन से लिए गए सवाल हैं। चल रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ द डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर? अभी ये जो बीआईएस कोड थे, आईएसआई बाग के जो कोड थे, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो डीसीपी का फायर एक्सटिंग्विशर है इसका कोड क्या है, ये सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IS 4319, IS 14609, IS 2190 और IS 4301। कोई एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगता है उस पर निशान लगाएं। अगले सवाल के रूप में, व्हाट शुड बी द farthest distance from any part of the factory building from any one of the fire escapes? ये मीन्स ऑफ एस्केप का सवाल है कि किसी अग्नि निकास बाग से कारखाने का जो भवन है उसके किसी भी हिस्से से कितनी अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 10 मीटर। कोई एक सही है, जो सही लगता है आपको उस पर निशान लगाने हैं। मीन्स ऑफ एस्केप के अंदर किसी भवन से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते हैं, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उसी से लिया गया सवाल है कि किसी अग्नि निकास मार्ग से कारखाना भवन के किसी भी हिस्से की दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जो सही है उस पर निशान लगाएं। 19वां सवाल, विच टाइप ऑफ एस्बेस्टॉस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट टू मैन्युफैक्चर द फायर रेजिस्टेंस इंस्टॉलेशन बोर्ड? फायर इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की एस्बेस्टस का इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है? 4 इसमें ऑप्शन है, एमोसाइट, ब्लू एस्बेस्टॉस, क्राइसोलाइट और वाइट एस्बेस्टॉस। ये भी पैसिव फायर प्रोटेक्शन का सवाल है, बहुत ही इरेलेवेंट सवाल, बहुत ज़्यादा फायर इंजीनियरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट एक ऑप्शन है इसका सही, जो भी ऑप्शन है निकालें। और आज का इस टेस्ट का आखिरी सवाल,
Which part of the NFPA code deals with the standard classification of the incident reporting and fire protection data? ये NFPA कोड का तीसरा सवाल है जिसमें कि NFPA कोड पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन फॉर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, इंसिडेंट रिपोर्टिंग को करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है। इसमें भी जो है 4 ऑप्शन है, NFPA 902, 902, 903, 901 एंड 900। कोई एक सही है, जो भी सही है उस पर आप निशान लगाएं। इस प्रकार से आपको मैंने 20 सवाल दिए हैं, इसको मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में आप देखें और इसको करने का प्रयास करें और करने के बाद में अपने आप को इवेल्यूएट करें कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और उससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को इवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपके 60% से ऊपर नंबर आते हैं इसमें बिना प्रैक्टिस के, बिना आपकी नॉलेज के, तो आपकी तैयारी कुछ ठीक है, आपको और मेहनत की आवश्यकता है। अन्यथा जो है आप एक अच्छे संस्थान से प्रोफेशनल कोचर के द्वारा अगर गाइडलाइंस लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको इसकी आंसर शीट दे रहा हूँ, इसको आप देखें और ये जो क्वेश्चन पेपर 20 सवाल का मैंने दिया था, अभी आपके सामने इसकी आंसर शीट है, इसको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में अपने क्वेश्चंस को इवेल्यूएट कीजिए कि कौन कौन से सवाल आपके सही है। पहले का ए, दूसरे का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स का बी, सेवन्थ का ए, 8 का बी, 9 का बी, 10 का डी, 11 का सी, 12 का डी। थर्टीन का सी, 14 का बी, 15 का डी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का ए और 20 का सी। ये आंसर शीट को आप नोट कर लीजिए और आपने अभी अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उससे उसको मैच कीजिए, इवेल्यूएट कीजिए कि आपके कितने सवाल इसमें सही हैं। उससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। और जो सिलेबस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है उस सिलेबस को भी आप नोट कर लीजिएगा और जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके अलावा जो नए सब्जेक्ट जो आपने सब अफसर कोर्स में भी नहीं पढ़े हैं उन सब्जेक्टों को आप विस्तार से पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद में मैं अपने इस रॉयल एकेडमी के ऐप के ऊपर इन सभी सब्जेक्टों को विस्तार से पढ़ाऊंगा, इनके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।